Hello dear student, today we are going to start our fourth unit and our fourth unit is work, energy and power. तो वर्क, एनर्जी और पावर ये तीन ऐसे नाम हैं, ऐसी टर्म्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में भी बार बार यूज करते हैं और जहाँ पर भी हम उनको यूज करते हैं हम उनका असली मीनिंग भी अच्छे से समझते हैं। लेकिन टेक्निकली जब हम अपने सब्जेक्ट में पढ़ते हैं तो पता नहीं क्यों हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे वर्क का मतलब क्या है कि हम कोई काम कर रहे हैं, और एनर्जी का क्या मतलब है कि उस काम को करने की क्या कैपेबिलिटी है, उसको हम एनर्जी बोलते हैं। और पावर कैसे समझते हैं, जैसे एक जगह से मान लिया कहीं पे एक नीचे ग्राउंड में कुछ वजन रखा हुआ है, मान लिया 100 केजी, उसको ऊपर छत पे लेके जाना है। एक आदमी क्या करता है 10-10 केजी करके 10 बार में 100 केजी को ऊपर लेके जाता है। दूसरा आदमी सेकंड पर्सन क्या करता है उस वेट में से 50-50 केजी करके 2 बार में ही ले जाता है उसको। तो हम किसको ज्यादा पावरफुल बोलेंगे, हम बोलेंगे जिसने 50 केजी वेट एक साथ उठाया और 2 बार में ही वो लेके चला गया, 100 केजी काम उसने कर दिया। इसका मतलब ये जो 100 केजी नीचे से ऊपर तक वेट लेके जाना था, वजन लेके जाना था, वो तो था वर्क। उस वर्क को जितना जल्दी करेगा कोई आदमी, एक ने 2 बार में ही कर दिया मतलब उसने कम टाइम लिया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ही इज मोर पावरफुल। दूसरा आदमी जो 10-10 केजी करके 10 बार में लेके जाता है वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। दोनों ने काम सेम किया है, दोनों ने ही 100 केजी को ऊपर पहुंचाया है, लेकिन एक ने जल्दी पहुंचा दिया, एक ने लेट पहुंचाया, ज्यादा टाइम लिया। तो जिसने ज्यादा टाइम लिया उसको हम क्या बोलेंगे, ही इज लेस पावरफुल। तो इस तरह की टर्म्स हम अपनी लाइफ में भी यूज करते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में या आम अपनी भाषा में जो चलन की भाषा है उसमें बोलते हैं, वही हमारे यहाँ पे यूज होगी और उसी नॉलेज को हम यहाँ पे यूज करेंगे इन अवर टेक्निकल लैंग्वेज। तो आवर फोर्थ यूनिट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क क्या होता है। अभी तक हमने फोर्स के बारे में अच्छे से स्टडी किया कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के रूल्स क्या है, किसी चीज के ऊपर फोर्स लगता है तो क्या होता है, वो मोशन वगैरह, वो सारी A to Z चीजें हमने सीखी। अब वर्क जो है वो उससे थोड़ा एडवांस चीज है। फोर्स तो हमने क्या बोला था कि आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने का मतलब क्या है आपका, यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग। जैसे हम किसी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगाते हैं, जरूरी नहीं है कि जो फोर्स हमने लगाया उससे कुछ एक्शन भी हो। जैसे उसका एग्जांपल मैंने बताया था कि जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैं इसको ट्राई करता हूं पीछे धकेलने की, लेकिन मैं इसको धकेल तो नहीं पाया, लेकिन मैंने फोर्स तो लगाया ना। तो फोर्स जो है वो आप जब कोई चीज करते हो, कहीं पे एफर्ट लगाते हो, उससे क्या रिजल्ट आता है या नहीं आता है उससे कोई मतलब नहीं है। इफ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग एंड इफ यू आर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल एफर्ट, दैट एक्सटर्नल एजेंट इज नोन एज फोर्स। लेकिन वर्क क्या है, अगर फोर्स लगाने से, आपके एफर्ट लगाने से कोई फिजिकली इफेक्ट आ जाता है, आप जैसे मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद अगर मैं इसको आगे ले जाता हूं तो फिर हम मानेंगे कि हमने कोई वर्क डन किया है। लेकिन अगर हम उसको सिर्फ फोर्स लगाते हैं और कुछ भी इफेक्ट नहीं आता है, इन दैट सिचुएशन वी कांट से दैट वर्क हैज बीन डन। तो वर्क को हम कब बोलेंगे, वर्क हैज बीन डन इफ वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द बॉडी एंड इट डिस्प्लेस एक्चुअली। अगर ये एक्चुअल में डिस्प्लेस हो जाता है तो ही हम उसको बोलेंगे दिस इज वर्क डन। तो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ए बॉडी, ये बॉडी इस सरफेस के ऊपर रखी हुई है, ऐसे एक फोर्स लगा हुआ है इसके पास, इसके ऊपर, और फोर्स जो है मैं बिल्कुल जर्नल डायरेक्शन में मानता हूं उसको, ये फोर्स लगा जर्नल डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे। तो ये फोर्स क्या करता है, इस बॉडी को डिस्प्लेस कर देता है। यहां से ये बॉडी डिस्प्लेस होकर चली जाती है, मान लिया एक अगली पोजीशन पे, न्यू पोजीशन पे, ड्यू टू दिस फोर्स। तो अब ये यहां आ जाती है, तो कितना डिस्प्लेस हुई, इसका सेंटर से इस सेंटर तक ये डिस्प्लेसमेंट हुआ S। तो अब ये जो फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेस हुई है,
तो अब हम मान सकते हैं कि वर्क हैज बीन डन ऑन द बॉडी। अब दूसरी बात ये है, क्या ये पूरा फोर्स, मान लिया पूरा फोर्स जो है 10 न्यूटन है, क्या ये पूरा फोर्स इस बॉडी को यहां तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या इसका कोई कंपोनेंट है जो इसको यहां से लेके यहां तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो वेक्टर रिजोल्यूशन में मैंने एक चीज सिखाई थी कि इफ देयर इज ए वेक्टर ए हु इज मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, मान लिया दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो इस ए वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, जिस एक्सिस के साथ ये एंगल बनाता है उसको बोलते हैं हम ए कोस थीटा, और जो एक्सिस इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको बोलते हैं ए साइन थीटा। तो इसी तरीके से इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये बनेगा एफ कोस थीटा और एक ये बनेगा एफ साइन थीटा। तो इसको इधर से लेके यहां तक ले जाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? ओनली दिस एफ कोस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, क्योंकि एफ साइन थीटा तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा है, तो ये फोर्स का क्या काम है? इसका काम है इस बॉडी को ऊपर उठाने का, लेकिन ऊपर तो नहीं उठी है, ये अब भी यही है और अब भी यही है, मतलब हॉरिजॉन्टली सिर्फ यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेस हुई है, लेकिन वर्टिकली इसमें कोई पोजीशन में चेंज नहीं आया है। तो हम क्या बोलेंगे, सिर्फ ये फोर्स जो है एफ कोस थीटा, ये ही हमको कंसीडर करना चाहिए इसके वर्क डन में। तो वर्क डन की क्या मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन बन जाएगी? वर्क डन बन जाएगा एफ कोस थीटा और इसके साथ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करना है तो ये बन गया एस। तो हमें पता है कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा है ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो हम उसको क्या लिखते हैं? ए बी कोस थीटा, हम ऐसा लिखते हैं। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा है ए बी कोस थीटा, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम? इसका उल्टा लिख सकते हैं, ए डॉट बी। अब देखो यहां पे ऐसा लिखा है एफ एस कोस थीटा, तो मैं इस एफ एस कोस थीटा को क्या लिख सकता हूं? जैसे ए बी कोस थीटा को हम ए डॉट बी लिख सकते हैं, इसी तरीके से एफ एस कोस थीटा को हम लिख सकते हैं एफ डॉट एस। अब यहां एक बात देखो, ये ए भी एक वेक्टर था और ये बी भी एक वेक्टर था, लेकिन जब वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया तो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाती है और वो होती है ए बी कोस थीटा, मतलब ये भी सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड। तो अब ये भी मैग्नीट्यूड था, ये भी मैग्नीट्यूड था, लेकिन क्या ये दोनों क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है? तो इसका आंसर है यस। फोर्स ऑलरेडी हम बता चुके हैं, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यही फर्क होता है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। Force is also a vector quantity because it depend upon the acceleration and acceleration is a vector quantity। तो ये हम सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो वर्क डन क्या होता है? मैथमेटिकली हम वर्क डन को क्या बोल सकते हैं? This is the dot product of force and displacement। अब एक दूसरी बात, A डॉट बी से हमेशा वेक्टर, ये जो दो वेक्टर क्वांटिटी का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा स्केलर आता है, इसलिए फिर हम क्या कह सकते हैं? वर्क डन इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। तो इवन इट्स डिपेंड अपॉन टू क्वांटिटी विच आर वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका अगर कोई कारण पूछता आपसे कि वाई वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी इवन इट्स डिपेंड अपॉन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विच बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, तो हम क्या बोल सकते हैं उसका जवाब? बिकॉज वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज गिव स्केलर मैग्नीट्यूड। उसका आंसर या उसका रिजल्टेंट हमेशा स्केलर आता है, इसलिए वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क डन से हम क्या समझे अभी पूरी इस कंक्लूजन में कि वर्क डन किसको बोलेंगे? नंबर वन, फिजिकली अगर आपको सिर्फ उसकी वर्डिंग्स में अगर आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है तो हम बोलेंगे वर्क इज सेड टू बी डन इफ एनी फोर्स
अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे वर्क हैज बीन डन। तो ये तो हमारी डेफिनेशन बन गई वर्क की। दूसरा, वर्क का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे कि अप्लाइड फोर्स, उस अप्लाइड फोर्स का सिर्फ वो कंपोनेंट ले लो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उस कंपोनेंट के साथ डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो फिर आपको वर्क डन मिलेगा। और वहीं से करने के बाद फिर हमें एक नई बात पता चली कि वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये मैथमेटिकल वे है वर्क को डिफाइन करने का। और फर्स्ट जो वर्डिंग्स में बताना है वो आपका एक सिर्फ टेक्निकल वे है कि फिजिकली व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क डन। तो ये इस तरीके से हम वर्क डन की बेसिक चीजों को समझते हैं। अब इसमें दूसरी बात ये है कि वर्क डन इवन दो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी वर्क डन जो है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। इसका क्या मतलब है, तो इसकी डायरेक्शन तो नहीं होती कभी भी वर्क डन की, लेकिन ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। इस बात का क्या मतलब, हम ये बात समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इवन वर्क डन इज स्केलर इन नेचर but it can be positive, it can be negative and zero also। तो पॉजिटिव वर्क डन कब आएगा, देखो वर्क डन का एक जनरल फार्मूला हमारे पास क्या बन गया, एफ एस कोस थीटा, ये बन गया। और पॉजिटिव वर्क डन आने का मतलब ये है कि कोस थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, अगर किसी को नहीं पता है, ये मैथमेटिकल है वैसे ये कॉन्सेप्ट, फिर भी मैं लिख बना देता हूं। कोस थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, ये 0 डिग्री पे कोस की वैल्यू जो है 1 होती है, ये गलत लिख दिया, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री और दिस इज 180 डिग्री या पाई डिग्री एंड दिस इज 3 पाई बाई 2 मतलब 1.5 पाई और फिर यहाँ 2 पाई पे अगेन 1। तो कोस जो है 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1 होती है, कोस की पाई बाई 2 पे 0 वैल्यू होती है, कोस की पाई पे -1 वैल्यू होती है और कोस 270 की 0 हो जाती है अगेन, और कोस 2 पाई पे अगेन फिर जो है ये 2 पाई है और इस पे इसकी वैल्यू जो है +1 होती है। तो कोस की वैल्यू क्या कह सकते हैं हम कि 0 से लेके पाई बाई 2 तक पॉजिटिव होती है और पाई बाई 2 से लेके पाई तक नेगेटिव होती है। ये दो चीजें मेरे को बतानी थी, ये दो चीजों का हमारे यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो अगर ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है 0 से लेके 90 डिग्री है, तो इफ एंगल थीटा इज 0 to 90 डिग्री, तो फिर वर्क डन जो होगा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी बॉडी के ऊपर, जैसे यही बॉडी है, फोर्स अगर ऐसा लगा है ये 0 से लेके इसके बीच में कहीं पे भी, और बॉडी उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, तो फिर वर्क डन पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर फोर्स लगा है उल्टी डायरेक्शन में, यहां से लेके 180 डिग्री तक कहीं पे भी ऐसे बीच में, मतलब फोर्स तो कोशिश कर रहा है बॉडी को उधर ले जाने की, लेकिन बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है उस डायरेक्शन में, तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि वर्क डन जो है वो नेगेटिव है, मतलब वो अप्लाइड फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है। और अगर अप्लाइड फोर्स की ही डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है तो फिर वो होता है पॉजिटिव वर्क डन। तो वर्क डन की ये कंडीशन है, थीटा है जो 0 से 90 डिग्री तक, 90 पे नहीं, कहने का मतलब है थीटा 0 डिग्री के बराबर और 90 डिग्री से छोटा, एग्जैक्ट 90 नहीं बोला है मैंने। नेक्स्ट, नेगेटिव वर्क डन की क्या कंडीशन बन गई, इफ थीटा इज 90 to 180 डिग्री, यहां पे भी फिर यही बात है कि एग्जैक्ट 90 पे नहीं बोला मैंने, 90 से तो बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा या 180 के बराबर होना चाहिए। एग्जैक्ट 90 की कुछ और कंडीशन है जो अभी थर्ड केस में मैं बताऊंगा आपको। तो इसको छोड़ के 90 के बाद कोई भी एंगल 90.01 भी है वो भी,
उससे लेके 180 डिग्री तक अगर कहीं पे भी फोर्स ऐसे लगा हुआ है, इस डायरेक्शन में कहीं पे भी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उधर है, तो उस सिचुएशन में जो वर्क डन होगा वो होगा नेगेटिव वर्क डन। और जीरो कब हो सकता है, क्योंकि तीन केस है ना, कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो तब हो सकता है, थर्ड केस, जब थीटा जो है 90 डिग्री है, क्योंकि थीटा 90 होने से क्या बन जाएगा, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। तो एफ एस कोस 90 का क्या मतलब है, कोस 90 की वैल्यू होती है जीरो, तो वर्क डन इज जीरो। तो अगर बॉडी के ऊपर फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है इधर या उधर कहीं पे भी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, तो फिर हम क्या मानेंगे कि इस फोर्स ने कोई काम नहीं किया, इसकी वजह से कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर या उधर हुआ है, तो फिर इसका मतलब इसका तो कोई काम है ही नहीं, इसका काम तो सिर्फ इसको ऊपर उठाने का है, हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर तो बॉडी उठी नहीं है, या तो ये लेफ्ट में गई या तो ये राइट में गई। In that situation, what we can say, work done is zero due to that force if it is acting perpendicular to the direction of displacement, then work done is zero। अब इनका फिजिकल हम कोई एग्जांपल समझते हैं। एक तो ये एंगल की भाषा में तो हमने समझ लिया, लेकिन फिजिकली इसका क्या मतलब, हम ये सीखते हैं कि जीरो वर्क डन का क्या मतलब है, पॉजिटिव का क्या मतलब है और नेगेटिव का क्या मतलब है। जैसे एक बॉडी यहां पे है, इसको यहां कोई पकड़ के खड़ा हुआ है और ये ग्राउंड से ऐसे h हाइट पे है मान लिया, तो इसका कुछ मास है मान लिया m, और अर्थ इसको अपनी तरफ खींचती है, तो इसलिए इसका वेट होता है जिसको हम बोलते हैं mg। तो अर्थ इसको जो अपनी तरफ खींचती है, तो इस वजह से इसका जो वेट है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, वेट का क्या मतलब है, mg इसकी न्यूटन है ना, तो इस वेट का मतलब होता है फोर्स। तो ये फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब अगर जैसे ही इस बॉडी को छोड़ देंगे तो ये ऊपर से नीचे आएगी, तो ऊपर से नीचे आएगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा और फोर्स की डायरेक्शन भी यही है, इसी डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव वर्क डन होगा, बिकॉज बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। नेगेटिव वर्क डन का क्या मतलब है, फर्स्ट आप समझ गए आई थिंक। नेगेटिव वर्क डन का ये मतलब है कि आप ग्राउंड पे खड़े हो, आप मान लिया यहां पे खड़े हो, आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है और इसका मास है m, और इस मास m की वजह से इसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो इसका वेट कितना होगा mg। mg इसका वेट है, तो इसलिए इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ अपनी तरफ खींचेगी, तो इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, नीचे की तरफ। तो फोर्स वेट जो है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है, और वेट की वजह से जो फोर्स होता है वो ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ ही होता है या डाउनवर्ड ही होता है। अब आप इसको हाथ में लेके खड़े हो, आप क्या करते हो, जैसे आप कोई बॉल है या कुछ भी है आप ऊपर की तरफ फेंकते हो, तो अगर इसको आप ऊपर की तरफ मोशन करवाओगे तो इसका फोर्स तो नीचे की डायरेक्शन में है, मतलब इसके वेट की वजह से, और डिस्प्लेसमेंट आपने करवा दिया इसका ऊपर की डायरेक्शन में। तो अब इस सिचुएशन में वर्क डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो दिस इज नेगेटिव वर्क डन। अब थर्ड एग्जांपल कि जीरो वर्क डन कैसे हो सकता है। जीरो वर्क डन ऐसे हो सकता है, मान लिया एक बॉडी बिल्डर है, उसने 200 केजी वेट उठाया, वो उठा के ऐसे कंधे पे और ऐसे ऊपर कर लिया उसने। अब वो ना तो आगे चल रहा है ना तो पीछे चल रहा है, तो वो जो 200 केजी वेट है वो तो उसके ऊपर ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट ना तो इधर है ना तो उधर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है लेकिन फोर्स उसने चाहे 1000 केजी भी उठा लिया, कुछ भी कर दिया, तो सिर्फ फोर्स होने से वर्क डन नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। तो एक तो जीरो वर्क डन का मतलब ये है कि फोर्स तो लगा दिया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो अगर कोई बॉडी बिल्डर जिम में कुछ भी करता है, वो वेट को ऐसे ऊपर की तरफ उठाता है लेकिन उसका खुद का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो उस सिचुएशन में वर्क डन जीरो है। तो एक तो जीरो वर्क डन का ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है। दूसरा जीरो वर्क डन कैसे हो सकता है,
जैसे ये ही चीज मैंने बताई थी कि फोर्स तो लगा है अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन बॉडी जो है, ये जो सरफेस है, ये इतना चिकना है कि फोर्स तो लगा था ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में, लेकिन ये बॉडी डिस्प्लेस हुई अपने आप ही लेफ्ट में या राइट में। तो फोर्स की डायरेक्शन तो अपवर्ड या डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन लेफ्ट या राइट है। तो उस दोनों सिचुएशन में थीटा की वैल्यू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री होगी। तो अगर इफ थीटा बिटवीन force and displacement is 90 degree then work done is 0। तो वर्क डन 0 होने के दो चांसेस होते हैं, या तो उन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल हो, या फिर अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो उस सिचुएशन में भी हम क्या कह सकते हैं कि वर्क इज 0 ड्यू टू दैट पर्टिकुलर फोर्स इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह के दुनिया जान के एग्जांपल हो सकते हैं, सिर्फ बॉडी बिल्डर या वेट लिफ्टिंग की बात नहीं है। कोई भी आदमी एक सारा दिन खड़ा, मान लिया एक चौकीदार है, वो बोलता है कि मैंने सारा दिन काम किया। हमने पूछा क्या काम किया, वो बोल रहा है कि मैं सारा दिन गेट पे ऐसे खड़ा था बिल्कुल स्ट्रेट। तो उसने सारा दिन खड़ा है, उसका वेट है, उसकी वेट की वजह से उसका फोर्स भी लग रहा है अर्थ की तरफ, उसके पैर भी दर्द कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो चल नहीं रहा तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे कि उसने कुछ भी काम नहीं किया। आपको ये बात सुन के हो सकता है हंसी आए, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में उसका वर्क डन जो है वो 0 माना जाएगा, क्योंकि उसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। तो हम फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि अगर कोई आदमी सारा दिन खड़ा ही रहता है तो इसका मतलब वो कुछ काम नहीं करता है। तो ये ही है सच, इसी को आपने एग्जाम में लिखना है। वहां पे आपने कोई सिंपैथी नहीं माननी है, कोई आपने एज ए ह्यूमन नहीं सोचना है कि ये कैसे हो सकता है। फिजिक्स की लैंग्वेज में इसी को हम वर्क डन ऐसे ही डिफाइन करते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव को आप अच्छे से समझ गए होंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस भी उनका वही बनता है जो हम सोचते हैं। लेकिन वर्क डन 0 जब होता है, वहां पे कुछ ऐसी अटपटे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से हटके हैं। जैसे मैंने 2 एग्जांपल बताए कि कोई आदमी वेट उठाता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो उसका वर्क डन 0 है। कोई आदमी सारा दिन खड़ा हुआ है, वो सारा दिन एक ही जगह खड़ा है, काफी मेहनत की उसने खड़ा रहने में, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स लैंग्वेज हिज वर्क डन इज 0। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और उसका मैथमेटिकल फार्मूलेशन में उसको कैसे डिफाइन करना है, इफ एंगल बिटवीन वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री देन वर्क डन इज पॉजिटिव। सेकंड केस, इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज बिटवीन 90 to 180 डिग्री देन वर्क डन इज नेगेटिव। थर्ड केस, if angle between force and displacement is 90 degree exact, in that situation work done is 0 due to that particular force। तो ये बात हुई सारी वर्क डन के बारे में। अब इसमें एक चीज बचती है कि वर्क की यूनिट क्या है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि कितना काम हुआ। जैसे फोर्स को तो हम डिफाइन कर देते हैं कि इसके ऊपर इतना फोर्स लगा, कितना लगा, जैसे ही पूछना आपसे तो आप फटाक से जवाब दोगे 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन। तो आपके पास बताने के लिए, मापने के लिए एक पैरामीटर है। इसी तरीके से वर्क को मापने के लिए भी एक पैरामीटर है, या हम ये बोले एक यूनिट है। तो ये वर्क के बारे में सब कुछ बताया था जूल ने, इसलिए इसकी यूनिट भी जो है वो जूल के नाम पे ही है। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। तो 1 जूल को अगर डिफाइन करना तो कैसे करेंगे, हमें पता है वर्क डन की डेफिनेशन ये है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल फार्मूलेशन Fs cos थीटा। तो इसकी यूनिट 1 जूल कब बनेगी, अगर फोर्स जो है 1 मीटर है, 1 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट जो है 1 मीटर है, और कोस थीटा की वैल्यू जो है 1 है। कोस थीटा की वैल्यू 1 तब होती है जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है। तो अब इसको लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखें, ये तो फार्मूला से तो हमने 1 जूल बना लिया। तो लैंग्वेज की फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर कोई फोर्स है, पहले हिंदी में बताता हूं फिर इंग्लिश में बताऊंगा। अगर कोई फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन है, वो किसी बॉडी के ऊपर लगा हुआ है और
उसको वो डिस्प्लेस कर देता है 1 मीटर। अब इसको कैसे घुसाएं, इस पे आप ध्यान देना, ये बात बहुत जरूरी है लिखना, इसलिए मैं दोबारा बताने वाला हूं, इसलिए मैंने इसको छोड़ा था। अगर कोई फोर्स लगा है और उस फोर्स की डायरेक्शन में ही अगर वो बॉडी 1 मीटर तक डिस्प्लेस हो जाती है तो हम बोलेंगे कि उस फोर्स ने उस बॉडी के ऊपर 1 जूल काम किया है। तो ऐसा मैंने क्या डाल दिया बीच में, मैंने डाला है कि अगर कोई फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगा है, उसके बाद मैंने ये वर्ड बोला है कि अगर वो बॉडी उस फोर्स की डायरेक्शन में ही, इसका क्या मतलब है, जैसे ये फोर्स लगा है और ये बॉडी, ये फोर्स जो है 1 न्यूटन लगा है और ये बॉडी जो है इस फोर्स की डायरेक्शन में ही यहां से लेके 1 मीटर दूर तक डिस्प्लेस हो गई, दिस इज 1 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ, S इज इक्वल टू 1 मीटर, और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में था। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई फोर्स लगा है और उसको डिस्प्लेस उसी डायरेक्शन में करता है जिसमें ये लगा है, तो यहाँ पे F और S दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री को मैंने वर्ड्स में कैसे डाल दिया, आपने वहां ऐसे नहीं लिख के आना है कि एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, नहीं, वो कोई फिजिकल उसकी लैंग्वेज नहीं बनी, लैंग्वेज की फॉर्म में आपने ऐसे ही लिखना है। अब मैं इसको इंग्लिश में बोलता हूं, इफ देयर इज ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी and if it displaces the body in the same direction in which it is acting by 1 meter, then work done by that force will be known as 1 joule work done। तो मैं इसको लिख के भी दिखा देता हूं, if a force of 1 newton is acting on a body and displace the body in the same direction in which force is acting by 1 meter, then work done by that force will be known as 1 joule work done। बस ऐसे आपको लिखना है इसको। अब इसमें ये सब तो हमने सीख लिया कि अगर इतना फोर्स है, इतना डिस्प्लेसमेंट है, आप ऐसे वर्क डन निकाल सकते हो मैथमेटिकली। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा है कि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स जो लगा है वो कांस्टेंट नहीं है, अगर वेरिएबल फोर्स लगता है, पहले कम लगा फिर बाद में ज्यादा लगा, जैसे मैं इसके ऊपर पहले एक हाथ से फोर्स लगा रहा हूं, फिर मैं दोनों हाथों से लगाने लग गया, या फिर कोई एक गाड़ी खड़ी है, पहले आप उसको एक हाथ से धकेलते हो, फिर आप 2 हाथों से धकेलना, पूरा जोर लगा के धकेलने लग गए, तो पहले आप कम फोर्स लगा रहे थे, बाद में ज्यादा लगा रहे थे। इस तरह का अगर कहीं पे सिचुएशन है, फोर्स इज वेरिएबल, देन हाउ वी विल कैलकुलेट द वर्क डन। तो अब हम नेक्स्ट चीज सीखते हैं, इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स हाउ मच विल बी वर्क डन। work done by a variable force। अब फॉर एग्जाम्पल मैं पहले ग्राफ से बना के दिखाता हूं इसको। जैसे इस एक्सिस पे मान लिया फोर्स है और इस एक्सिस पे मान लिया डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। तो अब जैसे यहाँ 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे 1 मीटर 0 से लेके 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर ऐसे डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो,
अगर मैं एक ऐसी सीधी लाइन खींच दूं कहीं पे भी, इसका क्या मतलब है, मान लिया 4 न्यूटन है, तो डिस्प्लेसमेंट जितना बढ़ता जाएगा उसके ऊपर फोर्स जो है कांस्टेंट है, मान लिया 4 न्यूटन लगातार। तो उसको तो हम सीख चुके हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करो और उन दोनों के बीच में अगर थीटा कुछ भी है उसको रख दो तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। लेकिन अब हमें सीखना क्या है, वेरिएबल फोर्स के बारे में सीखना है। वेरिएबल का मतलब क्या है कि इसके ऊपर मान लिया कुछ ऐसा फोर्स है कि पहले कम था बाद में ज्यादा है, जैसे जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है। तो इस सिचुएशन में हाउ वी विल कैलकुलेट दी वर्क डन। तो अब इसको करने का क्या तरीका है, मान लिया जहां पे फोर्स की वैल्यू ये है इनिशियल, इस पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है मान लिया वो एक्स ए है, और फाइनल पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है मान लिया ये एक्स बी है। ये जब इनिशियल फोर्स जहां पर भी है मान लिया यहाँ पे ये जो है सी है, और फाइनल फोर्स जहां पर भी है ये मान लिया डी है। अब हमें निकालना है नेट वर्क डन। तो हम क्या करते हैं, अपने अंदाजे से एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, इसमें से ये ऐसे ले लिया एक स्मॉल एलिमेंट, और सिर्फ इतने पोर्शन में यहां से लेके यहां तक मान लिया ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, और ये बहुत ही छोटा है, मतलब इसकी लेंथ जो है dx है, स्मॉल एलिमेंट। तो इतने पोर्शन में हम ये मान लेते हैं कि फोर्स कांस्टेंट लगा, और वो फोर्स की वैल्यू जो है मान लिया ये RS है। तो सिर्फ थोड़े से पोर्शन में हमने क्या मान लिया कि फोर्स इज कांस्टेंट। तो उसमें अगर वर्क डन निकालना है, सिर्फ यहां से लेके यहां तक ले जाने के लिए बॉडी को कितना वर्क डन करना पड़ा, तो स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है तो वर्क डन भी इसके ऊपर स्मॉल ही होगा। तो ये वर्क डन क्या होगा, F डॉट dx। F मैंने क्यों लिया, df क्यों नहीं लिया, क्योंकि इतने पोर्शन में मैंने क्या माना है कि ये वर्क डन जो है वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, मैंने ये माना है, ये मेरा अजम्पशन है। तो ये F डॉट dx बन गया यहां से। अब इसको अगर आपको ये तो निकला यहां से लेके यहां तक सिर्फ इतने के लिए स्मॉल वर्क डन, इसको आप खोल दो F डॉट dx को क्या लिख दोगे, F dx cos थीटा। तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री, तो cos 0 बन जाएगा 1, तो ये बनेगा सिर्फ F dx। तो इतना वर्क डन लगा सिर्फ इस स्मॉल एलिमेंट पे वर्क डन करने के लिए। अब हमें तो चाहिए टोटल वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स फ्रॉम C टू D। तो अब क्या करते हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, आप 11th में आए हो, अभी अच्छे से नहीं पता आपको। जैसे आपने किसी चीज को शुरू से लेके आखिर तक जोड़ना है तो उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन। ये है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस इंटीग्रेशन का। तो उससे आपका टोटल इफेक्ट आ जाता है, किसी चीज का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो समझ लो उसका टोटल इफेक्ट आ गया। तो अगर आप यहां से लेके यहां तक इसको पूरे को जोड़ दोगे तो इसका मतलब क्या है कि इस फोर्स की वजह से जो टोटल इफेक्ट है वो आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये dw इज इक्वल टू F dx। अब इसमें dw का मतलब क्या है कि टोटल वर्क डन आ जाएगा इस साइड, तो ये लिख दिया मैंने, और इसका अभी नहीं पता हमें क्या आएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, dx है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है और फोर्स कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को तो बाहर निकाल लो और अंदर बचेगा dx। अब इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करें, डिस्प्लेसमेंट कहां से शुरू है कहां पे खत्म है, डिस्प्लेसमेंट यहां से शुरू है एक्स ए से और यहां पे खत्म है। तो डिस्प्लेसमेंट की लोअर लिमिट है एक्स ए, अपर लिमिट है एक्स बी। तो इसकी दोनों लिमिट रख दो, एक्स ए एक्स बी। अब अगर आप ये इंटीग्रेशन एक बार कर लोगे तो आप पूरा वर्क डन निकाल पाओगे। अब इसमें एक चीज देखो, आगे पहले मैं इंटीग्रेशन आपको सिखा देता हूं क्या कैसे निकालना है। अगर कहीं पे ऐसे लिखा है x की पावर n dx, एक बार मैं पहले भी सिखा चुका हूं, दोबारा मैं इसको करके दिखाता हूं। इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे होगा, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। जैसे कहीं पे ऐसे लिखा है x की पावर 2 इंटीग्रेशन, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3। कहीं पे ऐसे लिखा है x की पावर 4 dx,
इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। और कहीं पे ऐसे लिखा है 1 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन अगर करना है तो 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 dx। अब इसका इंटीग्रेशन आप जब करोगे तो x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 1 बाई 1 मतलब x। तो अगर सिर्फ कहीं पे dx लिखा है तो उसके साथ 1 मल्टीप्लीकेशन में मान लो आप, क्योंकि मान सकते हैं 1 से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका इंटीग्रेशन dx का क्या होता है, x होता है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे dx लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू f। तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, जो मैंने अभी अभी सिखाया है। तो लोअर लिमिट xa, अपर लिमिट xb, तो ये क्या बन गया, f इंटू xb माइनस xa। तो ये बन गया वर्क डन। अब ये f इंटू एफ मतलब किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करता है। और xb माइनस xa किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसकी विड्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हाइट इंटू विड्थ का मतलब क्या है, टोटल एरिया ऑफ दिस, मतलब इस CD के नीचे जितना भी पोर्शन है ये उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो वेरिएबल के केस में वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, एरिया अंडर फोर्स ऑन डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। तो आज के बाद आपको क्या याद रखना है कि कहीं पे अगर वेरिएबल फोर्स है, फोर्स लगातार चेंज हो रहा है और आपसे कोई पूछे कि आप वर्क डन निकालो, तो आप क्या करो, फोर्स की जो भी लाइन है जैसी भी है उसके नीचे डिस्प्लेसमेंट तक उसका टोटल एरिया निकाल दो, तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। जैसे इसके अगर मैं एक दो और एग्जांपल दूं, सिर्फ एग्जांपल बताऊं, जैसे आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गया, डिस्प्लेसमेंट फोर्स, और ऐसे बना दिया, आपसे पूछ रहा है कि कितना वर्क डन है, तो ऐसे वैल्यू दी मिलेंगी 1 2 3 4 5। आप इसके नीचे देख लो, मान लिया यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, मैं दूसरे उस कलर से बना देता हूँ इसको, इसके नीचे मान लिया 3 है, इसके नीचे 5 है। ऐसे ही फोर्स की वैल्यू दी मिलेंगी, मान लिया ये जो है 4 न्यूटन है, तो इस फोर्स की वजह से कितना वर्क डन आएगा, ये इसके नीचे जो एरिया है उतना ही आएगा। तो इसकी विड्थ, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 4 गुणा में इसकी विड्थ 5 से लेके 3, मतलब 3 से लेके 5, उल्टा बोल गया मैं, तो ये विड्थ कितनी बचेगी 2, 5 माइनस 3, तो 4 गुना 2 8 जूल वर्क डन हो गया। तो ये तो कांस्टेंट फोर्स का भी निकाल सकता है इसका मतलब। दूसरा सिचुएशन देखो, अगर कोई फोर्स वेरिएबल ऐसा है, मतलब ये फोर्स यहां से शुरू है और यहाँ पे खत्म है, यहाँ पे मान लिया 2 न्यूटन है और यहाँ पे मान लिया 7 न्यूटन है, और आपसे पूछता है कि हाउ मच इज द वर्क डन, और इधर जो है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मान लिया यहाँ पे 3 मीटर है और यहाँ पे मान लिया 8 मीटर है, और आपको वो फिगर देता है ऐसे, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है कि फोर्स जो है 2 से लेके 7 न्यूटन तक वेरी हुआ है और डिस्प्लेसमेंट जो है 3 मीटर से 8 मीटर तक वेरी हुआ है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, हाउ मच इज द वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ इसके नीचे और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस तक ये जो पोर्शन का एरिया है वो निकाल देना है। तो इसका एरिया कितना बन जाएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 2 न्यूटन प्लस 7, और हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ मैंने पहले ही लिख दिया, तो 8 में से 3 गया 5, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 5। तो एरिया निकालने का है ये, इसका एरिया कैसे निकालना है, आप मैथमेटिक्स में सबको पता है इसका। तो इसका एरिया जो भी हो, 7 और 2 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 45 डिवाइडेड बाई 2, इतना जूल वर्क डन किया इस वेरिएबल फोर्स ने। तो अगर कहीं कांस्टेंट फोर्स है तो डायरेक्ट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दो, और अगर कहीं पे वेरिएबल फोर्स है तो उसके नीचे का जो एरिया बनेगा उसको निकाल दो, वहां से आपको वर्क डन निकल जाएगा। तो आज वर्क डन को हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो गया। वर्क डन की डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकल इसको कैसे डिफाइन करते हैं, फिजिकल इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले हमने ये सीखा, फिर इसकी यूनिट क्या है वो सीखा, फिर हमने नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो वर्क डन का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे डिफाइन करते हैं वो सब सीखा।
उसके बाद लास्ट में फिर हमने सीखा अगर फोर्स जो है वेरिएबल है तो फिर कैसे निकालेंगे। तो आज वर्क डन का टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। कल हम पावर और एनर्जी जो दो चीजें रह गई। अभी इस यूनिट में काफी कुछ है, वैसे इसका मतलब ये नहीं कि 2 दिन में खत्म हो जाएगी। वर्क सबसे इसमें जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट था। तो आज वर्क डन कंप्लीट हो जाता है, बाकी चीजें हम कल से फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।